सबको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशल एपिसोड है, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आयला और जियान का स्पेशल। बेटा एक बार फिर कॉल करो, क्यों नहीं आया जियान अभी तक? पहले तो उसने ऐसी लापरवाही कभी नहीं की, अगर लेट हुआ तो इन्फॉर्म जरूर करता है। हैदर साहब परेशानी के आलम में सोफे पर बैठे हुए फारिया से मुखातब हुए थे। मामू जान, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। फारिया फिक्रमंदी से टहलते हुए बोली, अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब जियान की गाड़ी का हॉर्न सुनते हुए उन दोनों को जैसे सुकून की सांस आई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने जियान अंदर आता हुआ दिखाई दिया था, उसका उलझा बिखरा हुलिया। वो लोग पहले से भी कहीं ज्यादा परेशान हुए थे। हैदर साहब और फाड़े का दिल उसकी हालत देखकर बुझा सा दर्द उठा था। जियान मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? हैदर साहब जियान के करीब आने पर परेशानी के आलम में बोले थे, बाबा मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ उससे। जियान घुटनों के बल उनके कदमों में गिरता हुआ अजियत भरे लहजे में बोला था, जियान बेटा अब किसकी बात कर रही हो? हैदर साहब से एक पल भी उसकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। आयला बाबा, मैं आयला के बगैर नहीं रह सकता, उसे कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, वरना मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। इस सब के जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उसे कहा था कि वो भी मर जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर झूठ था वो सब। बकवास की थी मैंने। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, इतना कि अगर कुछ कुछ उससे कुछ हुआ तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगा। जिया की हालत देखकर हैदर साहब का अपना कलेजा फटता हुआ महसूस हुआ था। उन्हें जिया को इस तरह रोते और टूटते पहली और आखिरी बार उसकी माँ की वफात पर देखा था, मगर आज फिर उसकी वैसी हालत उनको भी रुला गए थे। जिया ने जमीन पर ही बैठे हैदर साहब के गोद में सर रख के डाटा अदीला से हुई सारी बात उन दोनों को बता दी थी, जिसे सुनकर जहां हैदर शाह साकत हुए थे, वहीं फालिया के आंसू में भी मजीद शिद्दत आई थी। उसके लिए भी यह खबर किसी दचके से कम ना थी। बाबा गलत तो मैंने किया ना, उसकी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए ना। उस मासूम को क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है? वो इस सब के काबिल नहीं है, वो तो सिर्फ मोहब्बतू और चाहे जाने के काबिल है। जिया की तकलीफ, अजियत और गिल्ट किसी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन दोनों के पास अल्फाज ही नहीं थे कि क्या किस जिया से क्या तसल्ली थे उसे। वो तो खुद शौक में आ गए थे। जियान सब्र करो, देखो तुम इतना प्यार करते हो आयला से, तो उसे तुम्हारी ये मोहब्बत कुछ नहीं होने देगी। तुम उसका ट्रीटमेंट करवाना, तुम्हारा कहा वो किसी सूरत नहीं डालेगी। देखो इंसान को तो जिंदगी के एक चांस पर भी लड़ना चाहिए, ये तो फिर 20% चांसेस है। ऊपर वाला बहुत ही गफूर रहीम है, देखना वो सब ठीक कर देगा। फादर से आगे करीब नीचे बैठे उसका कंधा सहलाते हुए बोले थे, जिस पर जिया इस बार में सर हिलाया था। बेटा तुम हमेशा अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल मैटर में डट कर खड़े रहे हो ना, और हर बार शुरू हुए हो, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तो तुम पहले से भी कहीं ज्यादा एफर्ट करोगे। मैं तुम्हारे हर फैसले में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हैदर साहब से अपने इकलौते बेटा जो कि उनकी जिंदगी का कोई असासा था, उस तरह से दुखी नहीं देख रहे थे। मैं आयला से शादी करना चाहता हूँ, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। जैन ने बहुत देर की खामोशी के बाद काफी हद तक खुद को नॉर्मल करते हुए अपना फैसला उन दोनों को सुनाया था। जैन का फैसला सुनकर हैदर साहब और फाड़े के अल्लाह मुस्कुरा दिए थे। वो ऐसा ही था, बड़े से बड़ा फैसला इतने आराम से कर जाने वाला। डन, तुम अपनी होने वाली बीवी को मनाओ, क्योंकि जिद के मामले में वो तुम पर ही गई है, और हम दोनों जाकर कल तुम्हारे होने वाले सास ससुर से रिश्ता पक्का करके आएंगे। फाड़े के बाप पर इस दौरान पहली बार जिया की होंडू को हल्की से मुस्कुराहट ने छुआ था। हैदर साहब के लिए इस वक्त यही बहुत ही। बिल्कुल भाई, हम तो कब से तैयार हैं अपनी बहू को घर लाने के लिए। हैदर साहब अपने बेटे के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जियान उन्हें कुछ दिनों तक लंदन से बनाई गई न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन्स की टीम के बारे में इन्फॉर्म करता अपने ऑफिस अपने रूम के जाना बढ़ गया था। जैकी पूरी रात ट्रेवलिंग चेयर पर जुड़ते हुए अजियत में गुजरी थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी आंखें नहीं मूंदी थी। वाट, आयला घर पर नहीं है तो कहाँ है फिर? जियान आयला के घर के गेट पर मौजूद था। जब गार्ड के बताने पर वो फिक्रमंद हुआ। आपको कुछ आइडिया है कि आयला कहाँ के लिए निकली है? जियान गाड़ी की जानब जाते वक्त एक बार फिर गार्ड की जानब मुड़ते हुए बोला, साहब जी मैं सही तो नहीं पता कि वो कहाँ गई, मगर जाते हुए अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर गई है। वो बिलास साहब ही लेने आए थे उन्हें, शायद किसी और पोर्ट का नाम ले रही थी वो। गार्ड की बात सुनकर जियान 1 मिनट की भी देर किए बगैर गाड़ी की जानब भागा था। अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए एयरपोर्ट की जानब रवाना थे। जियान को इस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था आयला पर। वो ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उसे मोहब्बत पर इतना मिश्की नहीं था कि हालात का डर का मुकाबला करने की बजाय वो इस सब से फरार हासिल करती खुद को मौत के मुंह में धकेल रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचकर जियान दौड़ते कदमों से बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ था। बहुत से हॉल और कॉरिडोर छाड़ने के बाद भी जिया को आयला कहीं भी नहीं मिली थी। जियान इस वक्त को सोचते अपने दिल में उम्मीद जगाते कि क्या पता गार्ड को गलत फहमी हुई हो, आयला जहाँ आई ना हो। वापस पलट रहा था जब उसकी नजर कुछ फासले पर खड़े बिलाल पर पड़ी थी। बिलाल को अकेला खड़ा देखकर जिया का दिल जोर से धड़का था। उसे लगा वो देर कर चुका है। बिलाल, आयला कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है आयला? जैन ने बिलाल के पास आकर उसे घुटना झंझोड़ते हुए बुखलाकर रख दिया था। जैन के तेज लहजे और बेचैन अंदाज पर बिलाल ने बिना कुछ बोले हुए दाएं जानब इशारा किया था, जहां आयला बस चेक इन करने ही वाली थी।
زیان تیر کی تیزی سے آئلہ کی طرف بھاگا تھا اور آئلہ جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی کسی کے ایک دم بازو سے پکڑ کر پیچھے کرنے کی وجہ سے گھبرا کر پلٹی تھی، مگر سامنے ہی زیان کو کھڑا دیکھ کر آئلہ کا رنگ زرد ہوا تھا۔ میر تم یہاں؟ آئلہ بہت ہی دقتوں سے اتنا ہی بول پائی تھی اور فوراً نظریں جھکا گئی تھی کیونکہ اس میں سے زیان کی شعلے برساتی نظروں میں دیکھنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ زیان اگلے ہی لمحے بنا کچھ بولے آئلہ کو کھینچتے ہوئے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر کی جانب نکلنے لگا تھا۔ میر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، تم کوئی نہیں ہوتے مجھے اس طرح زبردستی کرنے والے۔ آئلہ زیان کے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے باوجود بھی وہ زیان کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر موجود سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک گارڈ بھی یہ سب دیکھتے ہوئے زیان کو روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا تھا، مگر زیان اسے یہ کہہ کر کہ آئلہ میری بیوی ہے سر پر کاٹ دیا تھا۔ وہ کوئی ہی تو بننے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، زیان بنا رکے بے نیازی سے بولا تھا۔ آئلہ نے بلال کے سامنے سے گزرتے مدد طلب نظر سے اس کی جنم دیکھا تھا، جو ساری سچویشن سمجھ کر بڑے ہی مزے سے کاندھے اچکا گیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں جو کل سے منتیں کر رہا تھا وہ غلط تھا کیا؟ مگر آئلہ اکرام تم ایسے ہی قابو آ سکتی ہو۔ آئلہ دانت پیس کر بلال سے تو بعد میں نمٹنے کا سوچتی زیان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو کان بند کیے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا بلڈنگ سے باہر نکل آیا تھا۔ میر زیان حیدر انف از انف، چھوڑو مجھے۔ آئلہ زیان کی گاڑی کے پاس جاتا دیکھ کر پوری ہمت جمع کر کے اپنا بازو زیان سے چھڑواتے ہوئے چلائی تھی۔ زیان آئلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے آئلہ کے چلانے پر بنا کچھ بولے خاموش نظروں اس کی جنم دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب آہستہ آہستہ زور پکڑے تھے۔ تم سمجھتے کیا خود کو؟ جب تم چاہو گے ٹھکرا دو گے، جب چاہو گے اپنا لو گے۔ کسی بھی بات میں میری مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ نفرت کرنے لگی ہوں میں تم سے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے تمہارے ہاتھوں ہوئی اپنی توہین یاد آتی ہے۔ دور ہو جا میری نظر سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہاری۔ آئی ہیٹ یو میر زیان حیدر۔ آئلہ زیان کے خلاف اپنے دل سے بغاوت کرتی ہوئی جو الفاظ بول سکتی تھی اسے بول سے خود سے بدن کرنے کے لیے بول گئے تھے، مگر آگے سے زیان کا وہی ری ایکشن دیکھ کر آئلہ کو بہت ہی حیرت ہوئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ زیان حیدر اس کی بات سنتے ہی غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر جائے گا، مگر اس کی سوچ کے بالکل برعکس زیان آرام سے کھڑا مسکرا رہا تھا، لیکن آئلہ کے چہرے پر گرتے ہوئے بارش کے قطروں میں چھپے ہوئے آنسو فیل کرنے زیان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آئلہ اکرام، پہلی بات زیان حیدر اب کی بار مر جائے گا، مگر تمہیں خود سے دھتکارنے کا خیال تک ذہن میں نہیں لائے گا۔ دوسری بات، وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گی اب سے وہی کروں گا۔ تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر صرف اپنے معاملے میں تمہارے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں مانوں گا جو تمہارے نقصان یا تکلیف کا باعث ہو۔ اور تیسری بات، مجھے اب تمہاری نفرت بھی منظور ہے۔ میں اپنی محبت سے تمہاری نفرت کو واپس محبت میں بدل دوں گا، بالکل تمہاری طرح۔ اپنی ہر بات کا نہایت محبت سے جواب دیتے ہوئے زیان حیدر کو آئلہ محبت سے اسے دیکھ کے گئی تھی۔ ایسے مت دیکھو جانا، کہیں تمہاری نفرت اتنی جلدی دوبارہ پیار میں نہ بدل جائے۔ زیان نے آگے بڑھ کر آئلہ کے بھیگتے وجود کو اپنے کوٹ سے کور کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر آئلہ ہوش میں آتے پیچھے ہٹی تھی۔ میر، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، پلیز جانے دو مجھے۔ آئلہ بے چرگی سے زیان کی جانب دیتی ہوئی منت بڑے ہوئے لہجے میں بولی تھی، مگر مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا، نہیں جانے دوں گا تمہیں کبھی بھی کہیں بھی خود سے دور۔ زیان نے آئلہ سے بھی زیادہ جیسے میں دل سے عہد کیا تھا اور آئلہ کو کچھ بھی سوچے سمجھنے کا موقع دیا بغیر اس کے ٹھنڈ سے کپکپاتے وجود کو اپنے بازو میں اٹھاتے ہوئے وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آئلہ کی ساری مزاحمت، ہر احتجاج میر زیان حیدر کے مضبوط سینے میں دب گیا تھا۔ حیدر صاحب اور فاریہ آئلہ کے پیرنٹس سے رشتے کی بات کر آئے تھے۔ اپنی بیٹی کی بیماری کا اور اس کی تکلیف کا کسی اور کے منہ سے سن کر اکرام صاحب کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ جو پہلے آئلہ کے ساتھ کی گئی اپنی ہر زیادتی پر شرمسار تھے، اسے اتنے بڑے صدمے سے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آئلہ کے پاس جانا چاہتے تھے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر وہ جس قدر نفرت اپنی بیٹی کے دل میں بڑھ چکے تھے، آج ان کی اکلوتی بیٹی ان کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی اور انہیں اتنا پرایا سمجھتی تھی کہ اتنا بڑا غم اپنے اندر چھپا لیا تھا، سب کچھ اکیلے سہ رہے تھے۔ اکرام صاحب حیدر صاحب سے رشتے کی بات فائنل کر چکے تھے اور اب اپنی بیٹی کو خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے تھے۔ زیان کی ضد کے مطابق آج رات کو ہی ان کا ڈکا رکھا گیا تھا اور اگلے 2 دنوں میں شادی تھی۔ زیان ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے آئلہ کے حوالے سے سارے حقوق اپنے نام کروانا چاہتا تھا، تاکہ آگے آئلہ کے علاج کے معاملے میں آئلہ سمیت کوئی اس کے فیصلوں پر دخل اندازی نہ کر سکے۔ زیان آئلہ کا گھر چھوڑ کر جا چکا تھا اور اب زیان کے آرڈر پر آئلہ کو اپنے ہی گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی، جس پر آئلہ تلملا کر رہ گئے تھے۔ آئلہ رشتہ طے ہو جانے اور نکاح والی بات سے بالکل بے خبر تھی۔ اکرام صاحب اور فارہ بیگم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آئلہ کبھی نہیں مانے گی نکاح کے لیے، جس پر زیان کا کہنا تھا کہ آئلہ کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ اکرام صاحب اپنے روم میں ہاتھوں میں سائے گرائے بیٹھے اپنی ہر زیادتی یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے جب فارہ بیگم کے پاس آ بیٹھے تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار ان کی آنکھیں بھی آئلہ کی تکلیف پر نم ہوئی تھی۔ اکرام، میں جانتی ہوں یہ موقع ایسا نہیں ہے، لیکن میرے دل میں بھی یہ بوجھ آن پڑا ہے کہ آپ کو میں آپ کی بیٹی سے دور کرنے اور اس کی زندگی اجیرن کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ تو میرا ہے۔
मैंने ही सौतेली माँ बनते हुए उस मासूम पर पहले दिन से ही बहुत जुल्म ढाए। मैं हमेशा ये कहती आई थी कि वो मुझसे नफरत करती है, बुरा समझती है मुझे, मगर हर जगह गलत मैं ही तो थी। मैंने ऐसा अमल ही कब किया कि उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकूं। उसकी माँ को उसे छीन कर उसकी छोटी और ना करदा गलती को सजा देकर मैं ये चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करे, मुझे अच्छा समझे, माँ का दर्जा दे। उसके साथ इसी जिद में मैंने आपको भी उसे दूर कर दिया और आपके दिल में भी उसके लिए नफरत बढ़ दे। आप किसी बात पर कसूरवार नहीं है, असल गुनाहगार तो मैं हूँ उसकी। फारहा बेगम अपनी गलतियों का इकरार करते हुए रो पड़े थे। तुम तो थी ही उसकी सौतेली, मैं तो सगा था ना, किस मुंह से जाऊं माफी मांगने उसके पास। इकराम साहब का चेहरा भी आंसू से तर हो चुका था। व्हाट द हेल, क्या है ये सब? मेरा निकाह और मुझे ही नहीं पता? ये मीर जान हैदर समझता क्या है खुद को? जब जो मर्जी चाहे करेगा, जहां तक के तमाशा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं देती हूँ मुझसे निकाह पर साइन कैसे करवाता है। आयला सजिश वाली फाड़ी और मीना को अपने सामने इतने सारे ज्वेलरी बॉक्स और ड्रेसेस के साथ देकर और ऊपर से उनके किए जाने वाले इंकशाफ पर आयला का दिमाग घूम चुका था। मीना को भी आयला की बीमारी का पता चल चुका था, जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों के किनारे खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे। हशाम ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। इस वक्त भी ज़िया के कहने पर वो सब आयला के सामने ही जाहिर कर रहे थे कि वो कुछ नहीं जानते। आयला, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। पहले तुम ज़िया भाई के पीछे मरी जा रही थी और अब जब वो खुद पहल कर रहे हैं तो तुम ये ड्रामा लगा रही हो। मीना चेहरे पर मुस्लिम गुस्सा सजावे आयला के पास आ बैठे थे, जिस पर आयला फौरन से उसे निगाहें चुरा गए थे, क्योंकि मीना उसे अपना सच छुपाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं थी, ऐसी उसकी जाहिर शख्सियत देखकर वक्ती तौर पर पसंद करने लगी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। आयला अंदर से झंझलाई हुई थी। ज़िया ने उसका हर प्लान चौपट कर दिया था। अब न जाने निकाह के लिए वो क्या करने वाले थे। आयला किसी सूरत वहां किसी को भी अपनी बीमारी का नहीं बताना चाहती थी। यह क्या करने वाली हो? आयला को अलमारी से अपनी पैंट शर्ट निकालते देख कर फारिया ने हैरान होते हुए पूछा था, तुम्हारे भाई की पसंद के मुताबिक तैयार होने लगी हो? आयला ज़िया को गुस्सा दिलाने के लिए अपनी सी कोशिश करती बकौल ज़ियान के कि वो बेहुदा लिबास पहनने चल दी थी, जिस पर मिनरा और फारिया मुस्कुरा कर रह गए थे। मुस्कुराते हुए भी उन दोनों की आंखों के गोशे नम हुए थे। मिनरा जहाँ एक तरफ आयला को उसकी मोहब्बत मिल जाने पर खुश थी, वहीं दूसरी जानब आयला की बीमारी की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। उसका दिल शिद्दत से अपनी प्यारी दोस्त की हर मुश्किल और तकलीफ की आसानी के लिए दुआ गो था। ज़िया का मैसेज आया है कि मौलवी साहब आ चुके हैं, थोड़ी देर में ही नकाश शुरू हो जाएगा। फाड़ी के बाप पर मिनरा ने पीच कलर की टाइट पैंट शर्ट में मलबूस वॉशरूम से निकलती आयला के जन्म देखते हुए कहा था, मगर ये तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। मिन्ना के परेशान होने पर फाड़िया मुस्कुराई थी, उसके लिए तो ज़ियान आ रहा है। फाड़िया ने मुस्कुराते हुए मिन्ना को बाहर चलने का इशारा किया था। क्या हुआ, निकाह का ड्रामा खत्म हो गया क्या? आयला उन्हें बाहर जाना बता देकर तनसिया मुस्कुराहट के साथ बोली थी, नहीं मेरी जान, निकाह का ड्रामा अभी तो शुरू होने वाला है। मीना उसकी जाना खूबसूरत सी मुस्कुराहट उछालते हुए फालिया के साथ ही बाहर निकल गए थे। उसकी बात पर आयला हैरान होते हुए बंद दरवाजे के घूरने लगे थे, मगर उसकी हैरत खौफ और परेशानी में उस वक्त बदली थी जब उसके दरवाजे से मीर जैन हद को अंदर आता हुआ देखा था। मीर, तुम मेरे रूम में क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। आयला जैन को अपने हुलिये की वजह से कड़े तेवरों के साथ ही वहां खड़ा देखकर अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोले, मैं बस इतना कहना आया हूँ कि जो भी लड़ाई झगड़ा करना चाहती हो उसे बात के लिए रख लो, अभी खामोशी से नकारनामे पर साइन कर दो। जियान पूरे तहम्मुल के साथ आयला से काफी फासले पर खड़ा बोला था, मैं नहीं मैंने नहीं करना तुमसे निकाह, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मीर, तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? आयला आहरकार तंग आते हुए चलाई थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, मगर वो जब्त करती वहां बहुत ही नॉर्मल हालत में खड़ी हुई थी। और मैंने भी कहा है ना कि मैं निकाह करूंगा तो तुमसे, और वो भी अब भी और इसी वक्त। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। जियान छोटे छोटे कदम उठाते हुए आयला के करीब आते हुए बोला, मीर जियान हैदर, तुम क्या समझते हो तुम्हारे किसी भी अमल से मुझे फर्क पड़ता है? अपनी ये गलतफहमी दूर कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे किसी भी अमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो चाहे मर्जी करो, मैं ये निकाह कभी नहीं करूंगी। आयला को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि जियान उससे बदगुमान होकर इस निकाह से पीछे हट जाए। रियली, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? जिया ने आयला से चंद कदमों के फासले पर खड़े होते चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। उसकी बात के जवाब में आयला ने जोरों शोर से जवाब में सर हिलाया, लेकिन जिया के किए जाने वाले अगले अमर पर आयला की आंखें हैरत और बेयकीनी के मारे नाकाबिले यकीन हद तक खुल गए थे। जिया को पॉकेट से पिस्टल निकालते देखकर आयला शॉक हुई थी, मगर अगले ही लम्हे ये सोचकर कि जिया ये उसे मारने की धमकी देकर शादी के लिए राजी करना चाहता है, आयला के चेहरे पर फीकी से मुस्कुराहट फैल लगी थी। इस तरह तो जिया उसकी मुश्किल मजीद आसान कर देगा। हाँ 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 मीर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे डरा कर निकाह के लिए मान जाऊंगी? कभी नहीं मीर, तुम बेशक इसे मुझ पर चला दो, मैं तुमसे निकाह के लिए फिर भी नहीं मानूंगी। आयला सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए बोली थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उस वक्त सिमटी जब जिया ने
पिस्टल का रूस उसकी जना मोनी की बजाय अपनी कनपट्टी पर डाल दिया था। आयला को उसके अमल से एक बार फिर शदीद झटका लगा था। मीर क्या है ये सब, हटाओ उसे यहाँ से, गोली चल जाएगी। जियांग को एन अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखा देखकर आयला अंदर तक काम उठी थी। जियांग के पास ज्यादा टाइम नहीं था इस जिद्दी लड़की को सारी बातें क्लियर करके मनाने का, क्योंकि सब बताने वाले के बावजूद भी उसके मान जाने के चांसेस बहुत कम थे। इसलिए जियांग ने अपनी इस पागल दीवानी को मनाने की हद तक अपना सोचा हरबा आजमाया था, जिस पर आयला के एक्सप्रेशन देखकर जियांग को लग रहा था कि वो कामयाब हो सकता है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक है, तुम निकाह से इनकार कर दो, मैं ये गोली चला दूंगा, मगर मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। जियांग ने इतने रिलैक्स अंदाज में पिस्टल अपनी कनपट पर रखा हुआ था कि जैसे वो असल ना हो, कोई खिलौना हो, मगर वहीं आयला की जान निकली जा रही थी जियांग की जान खतरे में देखकर। मीर ये क्या हरकत हुई, मुझे तुमसे ऐसे बचपने की उम्मीद नहीं थी, हटाओ उसे अपने सर से, ये कौन सा पागलपन हुआ भला। आयला का बास नहीं चल रहा था कि कैसे जियांग को समझाए जो एक ही जिद पर अड़ा हुआ था। वो डर का मारे आगे होकर जियांग से पिस्टल छीन कर नहीं सकती थी कि कहीं गलती से जियांग पर गोली ना चल जाए। निकाह के लिए मान जो, मैं ये हटा दूंगा, वरना तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट, अगर तुमने हाँ ना की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। जियांग की गिरफ्त पिस्टल पर मजबूत हुई थी। जियान प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। आयला भीगी आंखों से जियान के जन्म देते हुए बेबसी और बेचारगी से बोली थी, जो किसी सूरत अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं भी मजबूर हूँ आयला, बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे, अब नहीं रह सकता तुम्हारे बाद। अगर तुम निकाह के लिए राजी ना हुई तो मैं खुद को छोड़कर में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। जियान के दम के साथ साथ इतने खूबसूरत अज़हार पर आयला की आंखों से आंसू टूटकर गिरे थे। मीर, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक बम। आयला तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, हाँ या ना में जवाब दो। जियान आयला की बात वहीं पर करता हुआ खुद जल्दी से बोला, मीर मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना में जवाब दो, वरना मैं गोली चला दूंगा। जियान जैसे ही इस वक्त आयला से कोई भी कन्फेशन सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए एक बार फिर से उसकी बात काटते हुए चुप करवा गया था। जिस पर आयला ने बेबसी से जियान की जन्म देते हुए उसकी जिद के आगे हार मारते हुए बाह में सर हिला दिया था। प्लीज इसे हटा दो, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। आयला रोते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपाए हुए सोफे पर जा बैठी थी, क्योंकि ये उसके लिए भी कहीं ज्यादा जिद्दी शख्स, हमेशा अपनी करने वाला, उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जियान बिना एक लफ्ज बोले हुए आगे बढ़ा था। टेबल पर रखे बहुत से ड्रेसेस में से एक ड्रेस निकाल कर लाल दुपट्टा उठाते हुए आयला पर उड़ा दिया था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उस पर छुप गए थे। जाना एक बार फिर मेरी हो जाओ, जाना एक बार मेरी हो जाओ, फिर तुम्हारी एक बार फिर की जाने वाली इस गुस्ताही का बदला जरूर लूंगा। जियान आयला के कान के करीब सरगोशी करते हुए उसके अपने जिद में पहने गए लिबास के बारे में वार्न करता वहां से निकल गया था। एसपी हशाम गुर्देजी, तुमने पूरे खानदान के सामने मुझसे रिश्ता तोड़कर मुझे ठुकराकर बहुत ही बुरा किया है, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। बहुत मोहब्बत होगी है ना तुम्हें अपनी बीवी से, देखती हूँ कैसे तुम उसके साथ अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारोगे। तुम अगर मेरे नहीं हो सके तो मैं भी उस लड़की को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। फाइगा को जिस दिन से हशाम के निकाह और मंगनी तोड़ने वाली बात पता चली थी, उसे सोच लिया था कि वो अब हशाम गुर्देजी को भी सुकून से नहीं रहने देगी। इतने दिनों से अपनी यही प्लानिंग करते हुए उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। इसी वजह से उस जगह निकाह में भी नहीं गए थे, क्योंकि उसके मुताबिक वहां पर हशाम गुर्देजी को देखकर उसके जाम पीठ से ताजा हो जाएंगे। फाइकर ने कुछ सोचते सबा को काल मिलाए थे। हाँ सबब बोलो, वो जो काम दिया था मैंने वो हुआ। फाइका, मैं पूरी कोशिश करी, उनका हशाम भाई के मोबाइल तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी हैर बिल्कुल भी नहीं है। सबा फाइका की वजह से अजीब कशमकश का शिकार थे। सबा अजियान का निकाह है जिसमें हशाम सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, वो किसी टाइम तो अपने मोबाइल से तवज्जो हटाई का ही सही, तुम निकाल लेना नंबर इस टाइम है। फाइका उसे अभी बहुत सारे आइडियाज देते हुए फोन बंद कर चुके थे। सबा ने फोन बंद करते हुए पूरे नजर डाइनिंग रूम में घुमाई थी, जब उसे एक साइड पर हशाम और जियान बातें करते हुए नजर आए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही जियान और आयला का निकाह हो चुका था। उसके बाद से मिनरा उसको संभालने के लिए उसके पास गई थी, लेकिन अभी जियान के कहने पर उसे अपनी नई नवेली बीवी से मिलने वो नीचे आ गए थे। लेकिन अभी जियान के कहने पर कि उसे अपनी नई नवेली बीवी से मिलना है, वो नीचे आ गए थे, जहाँ सामने ही उसने हशाम को इर्द गिर्द मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर अपनी जानब पुरशौक निगाहों से देखते हुए पाया था। मिनरा ने वहां से हटना चाहता, मगर फारिया मिनरा का इरादा बांध कर उसका हाथ पकड़कर पास बैठा चुके थे। वहाँ हशाम की तकरीबन सारी फैमिली ही मौजूद है। उसने मिर्जा का कुछ ज्यादा ही घबरा रहे थे, मगर हशाम बिना किसी की परवाह के पूरे हक से अपनी हसीन बीवी के दिल फरेब रूप को आंखों के रास्ते दिल में बसाने में मसरूफ था, और मिर्जा उससे मसलसल पजल हो रहे थे। वो न जाने वो कितनी देर ऐसे ही बेखुद सा मिर्जा को घूरता रहता, जब तैमूर उसके पास आ बैठा था। हशाम भाई, बेचारी हमारी भाभी और कितना पजल करेंगे, बेचारी क्यूट सी मेरी भाभी पहले ही अच्छी खासी घबराई हो चुकी है। तैमूर को लगा था कि हशाम उसकी भाभी वाली बात की नफी करेगा, मगर अपनी बात के जवाब में हशाम को कैसा लगा था देखकर तैमूर हैरान हुआ था। यार क्या करो, दिल के हाथों मजबूर और बेबस हो। हशाम के मुस्कुराकर जवाब देने पर
तैमूर ने आके फाड़े हुए एक नजर मिनहा पर डालकर फिर से हशाम की जन्म देखा था। इसका मतलब ये फाड़िया आपी की दोस्त थी, हमारी वो वाली भाभी है। तैमूर का हैरत से खुला हुआ मुंह ही बंद ही नहीं हो रहा था। हशाम भाई, ये तो इतनी मासूम और क्यूट सी है, आप अभी इनको घर वालों से मिलवा दे, देख लीजिएगा सब मान जाएंगे। तैमूर एक बार एकदम खुश होते हुए एक्साइटेड हुआ था। बहुत जल्द मिलवाने का इरादा रखता हूँ, मगर आज नहीं। मैं किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की वजह से ज़िया की शादी का फंक्शन हराम नहीं करना चाहता। ये शादी खत्म होते ही मैं भी वाइफ को सबसे मिलवा दूंगा। हशामपुर अजम लहजे में कहते हुए मुस्कुराया था। उसकी नजरें अभी भी बिरहा पर टिकी हुई थी। हशाम ने उसकी जन्म देते हुए मैसेज टाइप किया था, माई ब्यूटीफुल लेडी, इस बार तुम जितनी खूबसूरत लग रही हो ना, मेरा बेईमान होता हुआ दिल ये चाह रहा है कि अभी सबको सारी हकीकत बताकर तुम्हें आज अपने साथ पूरे हक से अपने घर ले जाओ। हशाम का मैसेज पढ़कर मीना के चेहरे का रंग बदला था। उसने नफी में साइन लाते हुए जवाब लिखा था, नहीं हशाम प्लीज, ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीरा के चेहरे के एक्सप्रेशन मुलाजा करते साथ साथ मैसेज पढ़कर शाम को बहुत मजा आया था। तो ठीक है, अभी मुझे मिलना है तुमसे, जहाँ मैं बुलाऊंगा वहां आ जाना। हशाम मैसेज टाइप करता हुआ वहां से उठ गया था। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आपको ज्यादा फैलने और फ्री होने की जरूरत नहीं है। मीरा हशाम की नजर से ओझल होते हुए नड्डाट हुई थी, लेकिन उसके बाद हशाम का कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिस पर मीरा हशाम की नाराजगी का सोचकर बेचैन हुई थी, मगर दोबारा मैसेज करने की हिम्मत नहीं होती। उसे वैसे ही हशाम से झिझक सी महसूस होती थी, और अब तो उसके सरेआम इजहार पर तो हशाम और उसकी शो नुज़ो का मुकाबला करना मीरा के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब फारिया मीना की जाना मतवजह हुई थी। मीना, तुम तो इस घर के हार्ड एरिया से वाकिफ हो ना? फारा आंटी कह रही थी कि ऊपर स्टोर वाले रूम के साथ ही स्टोर रूम के साथ वाले रूम में आयला के कुछ ड्रेसेस रखे हुए हैं, वो तो प्लीज ले आओ। फारिया के बाबा मिनरा खामोशी से साड़ी लाती हुई उठ गए थे, जिसे जाता हुआ देखकर फारिया शाम को डर का मैसेज करती मुस्कुरा दी थी।